जय हिंद। मैं विकास मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं जीके 4D चैनल पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम देख रहे थे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ने आखिरी वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमने लगभग सभी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने कवर कर ली हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को शुरू किया था। दक्षिण अमेरिका का सबसे पहले हमने देखा विस्तार एवं अवस्थिति। विस्तार एवं अवस्थिति के बाद हमने देखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जितने भी तरीके के उसकी सीमाओं से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हमने देखे। फिर हमने देखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत चोटी या विश्व की सबसे लंबी पर्वत चोटी एंडीज पर्वत श्रृंखला है ना, एंडीज पर्वत श्रृंखला देखी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे नदी तंत्र देखा, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है अमेज़न नदी तंत्र। इसके बारे में मैंने बताया कि ये जल ग्रहण और बहाव क्षमता की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी और विश्व की पहली सबसे बड़ी नदी है, और लंबाई की दृष्टि से यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। फिर इसके बाद हमने पराना, पराग्वे, उरुग्वे नदियां देखी है ना। तो इस तरीके से ये प्रमुख यहाँ की नदियां थी। एंडीज पर्वत श्रृंखला हमने देखी। फिर यहाँ के जो मरुस्थल से वो हमने देखे कि अटाकामा मरुस्थल और पेंटागोनिया मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल एक गर्म मरुस्थल और पेंटागोनिया मरुस्थल कैसा है, एक ठंडा मरुस्थल है क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के समीप स्थित है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो प्रमुख खनिज हैं, खनिज संसाधन कौन कौन से हैं। इसके बाद हमने देखे यहाँ की प्रमुख फसलें, जैसे ब्राजील में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है तो कॉफी का। अर्जेंटीना में किसका होता है, पेरू और उरुग्वे देशों में जो होता है मत्स्य पालन, जो सबसे बड़े भंडारण के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। वेनेजुला में मराकाइबो झील के अंतर्गत सबसे ज्यादा पेट्रोलियम भंडार, और वेनेजुला देश के अंतर्गत सबसे बड़ा क्या है, पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है दक्षिण अमेरिका देश के अंतर्गत। इस तरीके से हमने यहाँ की लगभग जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो कवर कर ली थी। कुछ चीजों में जो बची हुई चीजें रह गई हैं वो है आपका एक यहाँ पे एक विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, इक्वाडोर देश में है, नाम है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। और एक क्वेश्चन और आता है कि एक ओजोस डेल सलेडो ज्वालामुखी देखने को मिलता है कहीं कहीं पे। ज्यादा जो प्रमाणित तथ्य है वो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी को लेकर के कि विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, लेकिन कहीं कहीं पर ओजोस डेल सलेडो भी दिया होता है। तो यदि ऑप्शन में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ना हो तो हमें कौन सा लगाना होगा, हमें लगाना होगा ओजोस डेल सलेडो ज्वालामुखी। ठीक है। इसी तरीके से एक ज्वालामुखी है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है क्राकाताऊ ज्वालामुखी। कहाँ स्थित है आप बताइएगा। तो इस तरीके से यहाँ की हमने फिर झीलें भी पढ़ी। टीटीकाका झील है ना, टीटीकाका झील हमने देखी, पोपो झील देखी, साथ में वेनेजुला में स्थित मराकाइबो झील देखी जो एक लेगून झील का उदाहरण है। तो इस तरीके से हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जल संधियां भी देखी, जलवायु भी देखी। जब मैंने मरुस्थल पढ़ाया तो मैंने मरुस्थल में बताया कि यहाँ पे जो बेसिकली जो जलवायु है, एक जो जलवायु पाई जाती है ठंडी जलवायु, जिसकी लगातार प्रवाह के कारण यहाँ का जो क्षेत्र होता है वो कैसा हो जाता है, शुष्क हो जाता है। तो वो भी हमने पढ़ाया, जिसमें हमने बताया कि यहाँ पे पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, जिससे क्या होता है वो अपने साथ सारी नमी को सोख लेती है। इस वजह से क्षेत्र कैसा हो जाता है, शुष्क हो जाता है। तो इस तरीके से ये भी हमने देख लिया। फिर इसके बाद अभी पिछले लेक्चर में बताया था गालापागोस द्वीप। क्या बताया था मैंने, गालापागोस द्वीप, जो कि एक संरक्षित क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत, इक्वाडोर देश के दक्षिण पूर्व में स्थित है, सॉरी दक्षिण पश्चिम में स्थित एक देश है, जहां पे क्या कहा जाएगा, एक नस्ल या कहा जाए कि एक विशेष नस्ल के क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, है ना। तो वो पाए जाते हैं जिसमें मैंने बताया था चिड़िया हो गया, मेढक हो गया, बतख हो गया, और वहाँ की जीव जंतु एवं वनस्पतियां हो गई तो वो अलग तरीके की हैं, एकदम उच्च किस्म की हैं, इसलिए उसको क्या किया गया है, एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में है। और गालापागोस द्वीप के बारे में मैंने ये भी बताया था कि जो गालापागोस द्वीप है यहाँ पे अभी एक सक्रिय ज्वालामुखी क्या हुआ है, उद्गार हुआ है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अभी मैं नोट कराऊंगा इक्वाडोर और चिली देश, चिली और अर्जेंटीना देश के अंतर्गत जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है और ओजोस डेल सलेडो ज्वालामुखी है उसको नोट करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लिए अभी एक जो जलवायु वाला क्षेत्र है कि यहाँ पे
देखिए जलवायु में पढ़ाऊंगा एक अलग चैप्टर के रूप में, लेकिन कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस के रूप में आ जाता है कि किस जगह पे कौन सी जलवायु काम करती है ना। तो वो जलवायु को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं, तो फैक्चुअल वाली मैं अभी लिखा दूंगा। बाकी मैं जब जलवायु पढ़ाऊंगा स्पेशल टॉपिक के रूप में कि जलवायु होती क्या है, किस तरीके से उसका प्रभाव होता है, प्रभाव होने के कारण कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं उत्पन्न होती हैं, उसके कारण किन किन चीजों का विकास होता है ना। जैसे मैंने बताया था कि जो दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है वहां पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। साथ ही साथ उसके ज्यादातर क्षेत्र में कौन सी जलवायु है, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इसके कारण क्या हुआ है, वहां पे रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है, इसलिए वहां पे रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीजें, इसी तरीके से हम अभी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को भी देखेंगे। दक्षिण अमेरिका का आप ज्यादातर क्षेत्र देखेंगे तो कैसा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये दक्षिण वाला हिस्सा है। जैसे कहा जाता है कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा ऐसा देश है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है, एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट आता है, तो ये आ जाएगा उरुग्वे। क्योंकि जो 23.5 डिग्री मकर रेखा है ये कहां पे खत्म हो जाती है, ये पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली देश के मध्य में खत्म हो जाती है। उरुग्वे जो देश है दक्षिण अमेरिका का इकलौता देश है जो कि कहां स्थित है, दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में न होकर के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित कौन सा क्षेत्र, कौन सा देश है, तो देखिएगा ये अपवाद के रूप में है, उरुग्वे देश है ना। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में आ जाते हैं उनको नोट करेंगे। और सबसे पहले कुछ जलवायु से जुड़े हुए फैक्ट और जो हमारे ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है उनको नोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर। तो ये मैंने यहाँ पे दो चीजें दर्शाई हुई हैं, कौन कौन सी, एक तो ज्वालामुखी और दूसरा मैंने दर्शाया हुआ क्या, जलवायु। ठीक है, तो ज्वालामुखी के लिए आप वही चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये इक्वाडोर देश के अंतर्गत आपको मैप कैसे बनाना है, तो मैप बनाने के लिए मैं बता रहा हूं। इक्वाडोर देश के अंतर्गत आपको ऐसे दर्शा लेना है, कौन सा, ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ठीक है, यहाँ पे मैंने दर्शा हुआ है, काफी पहले मैंने दर्शा दिया था, इक्वाडोर देश के अंतर्गत है तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ठीक है, यहाँ पे भी आप चाहें तो दर्शा सकते हैं, यहाँ पे भी आप चाहें तो ऐसे दर्शा सकते हैं, यहाँ पास विषुवत रेखा के पास ही है चूंकि, तो विषुवत रेखा के पास आप इसको ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, ऐसे विषुवत रेखा के पास, और एक हो जाएगा चिली और अर्जेंटीना के पास ऐसे, ये। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी मैप बना करके उसमें ऐसे दर्शा सकते हैं। तो ये वाला जो ऊपर की ओर है ज्वालामुखी कौन सा कहला जाएगा, हो जाएगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। और जो नीचे की ओर चिली और अर्जेंटीना की सीमा के मध्य में स्थित है इसका नाम है ओजोस डेल सैलाडो ज्वालामुखी। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, उसकी थ्योरी लिखाई, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी इक्वाडोर देश के अंतर्गत स्थित है। कहाँ, इक्वाडोर देश के अंतर्गत, याद रखना है। यहाँ वाला आप मैप देखेंगे तो मैंने ई लिखा हुआ है, ई मतलब इक्वाडोर देश, इक्वाडोर देश के अंतर्गत है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। और यह देश के अंतर्गत स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रकृति कैसी है, सक्रिय किस्म की है। ठीक है, इसी के पास इक्वाडोर देश की राजधानी क्विटो स्थित है। मैंने बताया था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दो प्रमुख सबसे ऊंची राजधानियां, विश्व की दो सबसे ऊंची राजधानियां कहलाती हैं। कौन सी, एक टिटिकाका झील के अंतर्गत स्थित है बोलीविया की राजधानी लापाज। क्या है, बोलीविया की राजधानी लापाज है जो टिटिकाका झील के अंतर्गत स्थित है। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पहली राजधानी है। और इक्वाडोर की राजधानी क्विटो चूंकि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के पास स्थित है इसलिए यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी कहलाती है, चूंकि ये दो सबसे ऊंचे स्थानों पर स्थित है। ठीक है, इसी के पास इक्वाडोर की राजधानी स्थित है इसलिए विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। कौन सी, कोटोपैक्सी राजधानी। क्यों, अपनी भौगोलिक दशाओं के कारण, क्योंकि एक रॉकी पर्वत के अंतर्गत जो अंतःस्थलीय झील है टिटिकाका झील उसके अंतर्गत स्थित है ना, तो उसके पास स्थित होने के कारण वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका झील, इसलिए वो वहां पास स्थित है, इसलिए विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पहली राजधानी कौन सी, बोलीविया की राजधानी लापाज। जबकि इक्वाडोर देश के अंतर्गत इक्वाडोर की राजधानी क्विटो जो है वो कहां स्थित है, तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के अंतर्गत स्थित है। अब समझिएगा एक चीज, आप बात यह है कि जब कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ऑप्शन में नहीं होगा और क्वेश्चन यही आए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है और ओजोस डेल सैलाडो ज्वालामुखी दिया हुआ हो, अगर यदि कोटोपैक्सी और ओजोस डेल सैलाडो दोनों दिया हो तो कौन सा टिक करना है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। यदि
कोटोपेक्सी ज्वालामुखी नहीं दिया है, केवल ओजोस डेल सैलाडो ज्वालामुखी दिया है, तब कौन सा टिक करेंगे? तो ओजोस डेल सैलाडो को ही टिक करेंगे, क्योंकि ये नहीं है तो ये होगा, और यदि ये दोनों ऑप्शन में है तो सिर्फ कोटोपेक्सी ज्वालामुखी होगा। खास बात क्या है, बस इतनी याद रखिए कि ओजोस डेल सैलाडो चिली और अर्जेंटीना के मध्य स्थित है, जैसे मैंने यहाँ पास दिखाया है। चिली के क्षेत्र में ज्यादा, अर्जेंटीना के क्षेत्र में कम, लेकिन चिली और अर्जेंटीना की सीमा के मध्य में स्थित है कौन सा? ओजोस डेल सैलाडो ज्वालामुखी। ठीक है, इस तरीके से क्षेत्र हो गया। कैसा क्षेत्र हो गया? ये हो गया, मैंने बता दिया किसका, ये मैंने बता दिया आपको ज्वालामुखी का क्षेत्र मैंने बता दिया। दो ही ज्वालामुखी यहाँ पे जो अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, अच्छा, अलास्का के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था कि अमेरिका का हिस्सा कहलाता है, ऑक्युपाइड हिस्सा कहलाता है अलास्का, तो अलास्का के क्षेत्र में कई ज्वालामुखी हैं। वहां पे एक फैक्ट आता है कि हजारों धुओं की घाटी किसे कहा जाता है? तो हजारों धुओं की घाटी जो कहा जाता है वो अलास्का को कहा जाता है। कहाँ स्थित है? अलास्का प्रांत में स्थित है, जो यूएसए के अंतर्गत आता है। यूएसए देश को मिला था, है ना, तो वो मिला था एक संधि के दौरान, यूएस के देश को मिला था कौन सा क्षेत्र? अलास्का का क्षेत्र। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि किस देश में हजारों धुओं की घाटी है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है? अलास्का को कहा जाता है। किस देश के अंतर्गत आता है? तो यूएसए के अंतर्गत आता है। किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो आता है ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। तो ये फैक्ट था, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं वहां पे नहीं लिखा पाया था। क्या बहुत सारे फैक्ट होते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। मेरा मकसद ये होता है पढ़ाने के दौरान कि जितना भी कॉन्सेप्ट है और जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं सारे आपको नोट डाउन करा दूं। फिर उसके बाद भी कुछ कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जो छूट जाती हैं, बाद में याद आती हैं, या कभी लेक्चर ले रहे होते हैं तब समझ में आता है कि उससे संबंधित भी कोई चीज है ना। तो इसी तरीके से अभी जब मैं ज्वालामुखी पढ़ा तो मुझे याद आया कि जो अलास्का का क्षेत्र है उसको हजारों धुओं की घाटी का क्षेत्र कहा जाता है ना। तो ये वाला फैक्ट मैं वहां पे नहीं लिखा पाया था, मुझे याद है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तरी अमेरिका में जहां पे भी मैंने ज्वालामुखी पढ़ाया है तो वहां पे जाके आप नोट कर लीजिएगा कि अलास्का के क्षेत्र को हजारों धुओं की घाटी कहा जाता है। तो इस तरीके से क्षेत्र हो गया ज्वालामुखी का। अब मैंने यहाँ पे दो और चीजें दर्शाई हुई हैं, क्या क्या है? एक तो आपकी यहाँ पे जलवायु का क्षेत्र है, जलवायु वाली मैंने चीज दर्शाई हुई है। देखिए 0 डिग्री पर जो रेखा है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, है ना, दोनों नाम कहा जाता है, नाम इक्वेटर भी है इंग्लिश में। ठीक है, तो विषुवत रेखा कहा जाता है इसे। 0 डिग्री पर स्थित यह एक अक्षांश रेखा है और ये 23.5 डिग्री पर स्थित है, ये भी एक अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो यहां पास आप बड़े में देख रहे होंगे ये वाले हिस्से में और ये वाले हिस्से में। जब मैंने विस्तार एवं अवस्थिति बताई थी तब मैंने वहां पे आपको बताया था कि 3 देशों से ये गुजरती है, 4 देशों से ये गुजरती है ना। सबसे बड़ा क्षेत्र पड़ता है ब्राजील का, सबसे छोटा क्षेत्र पड़ता है यहाँ चिली का, यहाँ पे पड़ता है आपका कोलंबिया का। तो इस तरीके से मैंने वो फैक्ट वहां पे बताए थे। तो वही चीज है कि समझिए इसको कि जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है ये है 0 डिग्री पर जो स्थित रेखा है, ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। तो 0 डिग्री से लगा के 23.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है इसके लिए कैसा कहलाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर वाला क्षेत्र भी है। ऊपर जाएंगे तो मैंने बताया था मैक्सिको से होकर के निकलती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा, है ना। तो मैक्सिको की कर्क रेखा से लगा करके नीचे आने पर 23.5 डिग्री यहाँ पे मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है कैसा कहलाएगा? यह कहलाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कैसा कहलाएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। जबकि आपके इसके ऊपर का क्षेत्र और इसके नीचे का क्षेत्र 66.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वो कैसा कहलाएगा? वो कहलाएगा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो वही चीज है कि 23.5 डिग्री से लगा के 0 डिग्री और इसके ऊपर का जो क्षेत्र अर्थात 23.5 डिग्री से जो दक्षिणी अमेरिका के 23.5 डिग्री से, वही मैंने दर्शाया, 23.5 डिग्री से जो ऊपर का क्षेत्र है कैसा क्षेत्र कहलाता है? यह कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। कैसा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद है 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री से जो सारा नीचे का क्षेत्र है वह कैसा कहलाता है? तो वही मैंने लिखा है शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है, अर्थात शीत प्लस उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि शीत वाला नीचे जो होता है उसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो 66.5 डिग्री से लगा करके कहां तक? 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है कैसा कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज है, इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अब इसको मैप में यहां से एरो मैंने टिक किया हुआ है कि इसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और 0 डिग्री 23.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है इसको उष्ण कटिबंधीय, या इसी को चेंज करके आ सकता है सवाना,
कौन सी जलवायु? उष्णकटिबंधीय जलवायु या सवाना तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। और इसको कौन सी जलवायु है? इसको शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से फैक्ट हो जाएगा। एक और फैक्ट हो जाएगा भाई, अभी मैंने बताया कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है ब्राजील का जो कि, कौन सा ऐसा देश है ब्राजील का जो कि कहाँ स्थित है? ब्राजील का जो कि स्थित है कहाँ के? आपके स्थित है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। देखिए, जो चिली और अर्जेंटीना का जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? वो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी आता है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी आता है। लेकिन उरुग्वे देश एक ऐसा देश है जो केवल और केवल कहाँ आता है? शीतकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। क्यों? क्योंकि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नीचे जाने पर कौन सा क्षेत्र चालू हो जाता है? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र चालू हो जाता है। तो चलिए अब नोट करते हैं यहाँ के प्रमुख फैक्ट। और जलवायु वाली चीजें आप ऐसे ही मैप बना के लिख लीजिएगा, याद करने में आसानी रहेगी। एक बार देखेंगे सारी चीजें मेमोराइज हो जाएंगी। रही जलवायु की बात और जलवायु की विशेषताओं की बात और उससे क्या क्या प्रमुख भौगोलिक दशाएं उत्पन्न होती हैं, तो जब हम जलवायु टॉपिक पढ़ेंगे तब हम विश्व की सारी महाद्वीपों की जो अपनी प्रमुख जलवायु और उनकी विशेषताएं हैं और उनके कारण क्या प्राकृतिक दशाएं उत्पन्न होती हैं, उन सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे के देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में जो आते हैं उनको नोट करते हैं। तो ये है दक्षिण अमेरिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, या कहा जाए वन लाइनर क्वेश्चंस। तो वही चीज है, दक्षिण अमेरिका विश्व का एकमात्र ऐसा विश्व का एकमात्र, दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। मैंने बताया क्या है? उरुग्वे देश है, तो वही है उरुग्वे देश है। इक्वाडोर देश के अंतर्गत एक चिम्बारोजो ज्वालामुखी है। इक्वाडोर देश के अंतर्गत एक और ज्वालामुखी है, नाम है चिम्बारोजो ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है। वहीं पे स्थित है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ये कैसा ज्वालामुखी है? तो कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। चिम्बारोजो ज्वालामुखी भी कहाँ स्थित है? तो चिम्बारोजो ज्वालामुखी भी इक्वाडोर देश के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, इक्वाडोर देश के अंतर्गत स्थित है। खास बात यह है कि यह एक मृत ज्वालामुखी है। कैसा है? मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, फिर दक्षिण अमेरिका के आकार को लेकर के कि दक्षिण अमेरिका का आकार कैसा है, तो दक्षिण अमेरिका का जो आकार है वह क्या है? त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? दक्षिण अमेरिका का जो आकार है वह त्रिभुज के समान है। कैसा है? त्रिभुज के समान। ये जाएगा उल्टा, ये बन जाएगा आधार, ये बन जाएगा नुकीलापन और इस तरफ का हो जाएगा। कुल मिला के ये उल्टे त्रिभुज के जैसा है। कैसा है? उल्टे त्रिभुज के जैसा है। ऐसा, ये कुछ कुछ इस तरीके के उल्टे त्रिभुज की जैसा है। कौन सा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो वही है दक्षिण अमेरिका का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु हॉर्न अंतरीप है। जब मैंने मैग्नल जल संधि बताई थी इसके पहले के लेक्चर में, तो मैंने बताया था कि जो मैग्नल जल संधि हो टेरा डेल फ्यूगो द्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि से अलग करती है। ठीक है, तो उस दिन मैंने बताया था कि यहीं पर स्थित है फॉकलैंड, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप के पास में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? हॉर्न अंतरीप कहलाता है। आशा अंतरीप कहाँ का है? आशा अंतरीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो हॉर्न अंतरीप है। ठीक है, कनाडा के वनों को, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों के बीच का है। ठीक है, इसको इसलिए मैंने नोट करके लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कनाडा के वनों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? कनाडा के वनों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। वो ठंडा क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? एक ठंडा क्षेत्र है। वहां पे आप जब देखेंगे तो जो वन है वो कुछ इस तरीके के पाए जाते हैं। कैसे? कुछ इस तरीके के, कुछ इस तरीके के वन पाए जाते हैं। जब भी आप ठंडे क्षेत्र में आप जाएंगे ना तो आपको कुछ इस तरीके के वन देखने को मिलेंगे। तो इन्हें बोला जाता है शंकुधारी वन। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो शंकु के समान एकदम नुकीली हो जाती हैं, है ना, इसलिए इन्हें शंकुधारी वन कहा जाता है। तो वही है, कनाडा के वनों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत विश्व की सबसे मुलायम लकड़ी पाई जाती है। कैसी लकड़ी पाई जाती है? विश्व की सबसे मुलायम लकड़ी पाई जाती है। तो पूछा दो तरीके से क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि विश्व की सबसे मुलायम लकड़ी किन वनों के अंतर्गत पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व की सबसे मुलायम लकड़ी किन वनों के अंतर्गत पाई जाती है? तो शंकुधारी वनों के अंतर्गत पाई जाती है।
दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका के लिए पूरे विश्व के लिए क्वेश्चन आ जाए कि उसमें जो शंकुधारी वन है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत जो सबसे मुलायम लकड़ी पाई जाती है, तो जो वहां के शंकुधारी वन है, कहाँ के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो शंकुधारी वन है, कनाडा के अंतर्गत, कनाडा देश कहाँ है, उत्तरी अमेरिका का देश है, उसके अंतर्गत शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और वह शंकुधारी वन विश्व के सबसे कैसे हैं, मुलायम वन है। शंकुधारी वन पाए तो जाते हैं सभी ठंडे क्षेत्रों में, लेकिन क्या होता है, जो कनाडा के वन है, कनाडा के शंकुधारी जो वन है वो सबसे मुलायम लकड़ी के वन है ना। तो वही चीज है कि जो कनाडा में पाए जाने वाले यह विश्व के सबसे मुलायम लकड़ी के वन है। ठीक है, साथ ही पराग्वे व अर्जेंटीना। अब ये पराग्वे और अर्जेंटीना कहाँ के देश है, तो पराग्वे और अर्जेंटीना आपको याद है, ये पराग्वे और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के देश हैं। तो वही चीज है कि इसके अंतर्गत क्वेब्रेको वन पाए जाते हैं। क्या नाम है, क्वेब्रेको वन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेब्रेको वन है कहां, तो क्वेब्रेको वन आपके पराग्वे और अर्जेंटीना के क्षेत्र में विस्तृत है। तो वही चीज है कि क्वेब्रेको वनों के अंतर्गत विश्व के सबसे कठोर लकड़ी वाले वन पाए जाते हैं, जिनको कुल्हाड़ी तोड़ वन भी या कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ भी कहा जाता है। तो वही चीज मैंने लिखा है कि ना, कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ भी कहा जाता है। किसके अंतर्गत, क्वेब्रेको के अंतर्गत। तो शंकुधारी वनों के अंतर्गत सबसे मुलायम लकड़ी पाई जाती है कहां, कनाडा में। और सबसे क्वेब्रेको के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका में सबसे कठोर लकड़ी वाले पेड़ पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ कहा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इन्हें कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ कहा जाता है। क्वेश्चन सीधे भी आ सकता है कि कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ कहां पाए जाते हैं, तो पराग्वे और अर्जेंटीना के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहा क्या जाता है, क्वेब्रेको कहा जाता है ना। तो वही है, क्वेब्रेको कहा जाता है। ब्रालिस मैंने जब अमेज़न नदी बताई थी तब मैंने बताया था कि दक्षिण अमेरिका के जो ब्राजील वाला जो देश है, ब्राजील देश का नाम ब्राजील इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे ब्रालिस नामक वृक्षों की बहुलता है। तो ब्रालिस नामक वृक्षों की बहुलता कारण उस देश का नाम ब्राजील पड़ा। तो वही क्षेत्र है कि ब्राजील नामक वृक्षों की बहुलता कारण ब्राजील नाम पड़ा। ठीक है, किसका नाम, ब्राजील नाम पड़ा। किस नाम से, ब्रालिस नामक वृक्षों की बहुलता कारण। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। यह भी मैंने बताया था जब अमेज़न नदी पढ़ाई थी, तब मैंने बताया था कि वहां पे सबसे ज्यादा घने वन पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, अमेज़न वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है ना। तो उस दिन भी मैंने लिखाया था कि अमेज़न वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है और सबसे ज्यादा जीव जंतु पक्षी पाए जाते हैं। इसीलिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। इस स्लाइड में तो हमने देख लिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख तथ्य। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप चूंकि जैव विविधता और साथ ही साथ पक्षियों की दृष्टि से सबसे संपन्न महाद्वीप है, इसलिए वहां पे कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो उन जीव जंतुओं से लेकर के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर उनको भी हम देखेंगे। तो दक्षिण अमेरिका देश को क्या कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन सीधे आता है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो जो पक्षियों का महाद्वीप है वो कहा जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। किसको कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। ठीक है, इसके बाद आता है उरुग्वे देश। दक्षिण अमेरिका का सबसे समृद्ध देश है, सबसे समृद्ध है, सबसे ज्यादा कहा जाए नगरीकृत देश है। ठीक है, इसके बाद है दक्षिण अमेरिका द्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका द्वीप का सबसे छोटा देश है, आप देखेंगे फॉकलैंड द्वीप। हालांकि ये अधिकृत क्षेत्र है यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड के अधिकार में, लेकिन आता कहां है, आता है भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। कौन सा, फॉकलैंड द्वीप। तो पूरा हिस्सा अगर आप देखेंगे तो पूरे हिस्से में सबसे छोटा आपको दिखेगा फॉकलैंड द्वीप। तो पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा द्वीप या सबसे छोटा देश कौन सा है, फॉकलैंड द्वीप है। इसी तरीके से मैंने बताया था कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है किस तरीके से अलग होता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, तो यहाँ पे मैंने बताई थी पनामा नहर। पनामा नहर जिसका कि निर्माण किसने कराया था, यूएसए देश ने कराया था। और यह 82 किलोमीटर एक लंबी विश्व की एकमात्र कैसी है, ब्लॉक या लॉक आधारित नहर है। मैंने इसमें 3 ब्लॉक पढ़ाए थे, गॉटुम ब्लॉक, मीरा ब्लॉक और फेड्रामिकस ब्लॉक। यहाँ पे कैरिबियन सागर और यहाँ पे मैंने पनामा बंदरगाह बताया था, है ना। तो इस तरीके से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा नहर के माध्यम से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप चूंकि पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, इसलिए वहां से जीव जंतुओं को लेकर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ऊंट की लामा प्रजाति से लेकर के सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि ऊंट की लामा प्रजाति कहां पाई जाती है। तो जो आप ये एंडीज पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत चिली और अर्जेंटीना के
उत्तरी क्षेत्रों में, मतलब ऊंचे क्षेत्रों में ऊंट की लामा प्रजाति पाई जाती है। इसके अलावा अमेज़न नदी का सबसे महत्वपूर्ण अजगर प्रसिद्ध है ना। इस तरीके से जितने भी और महत्वपूर्ण तथ्य होंगे हम उनको नोट करते हैं और इसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को आज समाप्त करेंगे। तो इस तरीके से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अन्य जितने भी बचे हुए महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको भी मैंने नोट कर दिया है। तो एक बार समझ लेते हैं इसको, है ना। चिली के कटे फटे तट हैं। देखिए क्या होता है कि जो कई देशों के जो तट होते हैं वो लगातार जलीय प्रवाह के कारण, समुद्र के लहरों के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा कट फट जाते हैं, है ना। तो जो चिली का तट है, तो चिली का तट चूंकि वहां के लगातार प्रवाह के कारण, समुद्री जलधारा के प्रवाह के कारण आपने यहाँ पे देखा होगा काफी खट्टा फटा तट है। कैसा है, काफी खट्टा फटा तट है। तो चाहे चिली का तट हो, चाहे आप मैप में देखेंगे, चाहे नॉर्वे का तट हो। नॉर्वे कहाँ का देश है, यूरोप का देश है। तो दोनों महाद्वीपों के दोनों तट हो, चाहे चिली का तट हो, चाहे नॉर्वे देश का तट हो, दोनों देश के तट कैसे हैं, बहुत ज्यादा कटे फटे हैं। तो ऐसे कटे फटे तटों को किस चीज की संज्ञा दी जाती है, तो ऐसे जो कटे फटे तट हैं उनको फियोर्ड तट कहा जाता है। खास नाम है उनका क्या, फियोर्ड तट। ऐसे ही जब मैं आपको उत्तरी यूरोप महाद्वीप पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉर्वे है, नॉर्वे देश का जो तट है अगर आप मैप में देखेंगे तो बहुत ज्यादा कटा फटा है। तो उस नॉर्वे देश के भी तट को किस फियोर्ड तट की संज्ञा दी जाती है, किस तट की, फियोर्ड तट की संज्ञा दी जाती है। फिर आता है ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील में जो कॉफी के बागान है मैंने बताया, ब्राजील में सबसे ज्यादा क्या होता है, कॉफी का उत्पादन होता है। तो ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, तो वहां पे कॉफी के बागान है। तो उन कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, तो उन कॉफी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। क्या, फजेंडा। तो वही मैंने लिखा है कि कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, तो फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, फजेंडा है ये, फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है उस्पलाता दर्रा। एक दर्रा है उस्पलाता दर्रा जो चिली और अर्जेंटीना को जोड़ने का काम करता है। ये यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है रेड कलर पे, उस्पलाता दर्रा है, ये चिली और अर्जेंटीना को जोड़ने का काम करता है। बस इतना ही काम है। कहाँ स्थित है, इंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित पूछा जाए कौन सा दर्रा, एकमात्र दर्रा, तो उस्पलाता दर्रा। उस्पलाता मतलब उस पार जाने के लिए काम आता है, किस तरफ से, चिली से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से चिली की ओर जाने के लिए काम आता है उस्पलाता दर्रा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है चिली अर्जेंटीना को जोड़ने का कार्य करता है, वही चीज है। अब आते हैं जीव जंतु। मैंने बताया कि चूंकि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है पक्षियों की दृष्टि से सबसे संपन्न महाद्वीप है, इसलिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो वही है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख जीव जंतु अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उनको देख लेते हैं। मकड़ा बंदर है। मकड़ा बंदर किस लिए प्रसिद्ध है, तो मकड़ा बंदर अपनी कलाबाजियां दिखाने के लिए प्रसिद्ध है। वैसे भी बंदर का जो नाच होता है वो अपनी कलाबाजियां दिखाने के लिए ही जाना जाता है बंदर, है ना। बंदर अपनी उछल कूद और कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध कौन है उसमें से, तो उसमें से सबसे प्रसिद्ध है मकड़ा बंदर का। मकड़ा बंदर जो है वो अपनी कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से कोडोर पक्षी है। कोडोर पक्षी ये विश्व का सबसे बड़ा कैसा पक्षी है, विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। पक्षी तो होते हैं, चील होती है, बाज होते हैं, है ना, और भी बहुत सारे पशु होते हैं, लेकिन ये कोडोर है विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। कैसा है, विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। कहां पाया जाता है, तो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। फिर आता है एनोकोंडा। एनोकोंडा तो सभी ने देखी होगी, मूवी भी बनी है एनोकोंडा, है ना, हॉलीवुड की मूवी है। तो वही है एनोकोंडा। एनोकोंडा कहां पाया जाता है, अमेज़न बेसिन के क्षेत्र में पाया जाता है। अमेज़न बेसिन का क्षेत्र चूंकि जो नदी का क्षेत्र सबसे घना क्षेत्र है, इसीलिए एनोकोंडा जो अजगर की एक प्रजाति है, अजगर एक सांप की प्रजाति है, उसी तरीके से एनोकोंडा कहां पाया जाता है, अमेज़न के क्षेत्र में पाया जाने वाला एक अजगर है ना, एनोकोंडा। तो उसके बाद देखते हैं ऊंट की लामा प्रजाति। तो ऊंट की लामा प्रजाति के बारे में बताया था, सीधे क्वेश्चन आता है ऊंट की लामा प्रजाति कहां पाई जाती है। तो ऊंट की लामा प्रजाति एक तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, उसके अंतर्गत भी एंडीज पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पे आपका मैंने बताया था पेंटागोनिया मरुस्थल, कहां, अर्जेंटीना में। तो पेंटागोनिया मरुस्थल और एंडीज पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पाया जाती है कौन सी, ऊंट की लामा प्रजाति। ऊंट की लामा प्रजाति ये विशेष प्रजाति है, प्रजाति से लेकर के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका,
और दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तब मैं वहां आपको बताऊंगा कि वहां पे एक उच्च किस्म की भेड़ का पालन किया जाता है। क्या नाम है? मेरिनो भेड़। क्या नाम है? मेरिनो भेड़। मेरिनो भेड़ जो होती है उससे उच्च किस्म का ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से लायर बर्ड पक्षी होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो मैं बता रहा हूं कि कौन से पक्षी होते हैं। इस तरीके से लायर्ड बर्ड पक्षी है, वो लोगों की नकल करने के लिए प्रसिद्ध है ना। और अलग अलग तरीके के पक्षी है। एक एमू पक्षी होता है, तो वो एमू पक्षी की खास बात यह है कि एमू पक्षी तेज दौड़ सकता है मगर उड़ नहीं सकता, जबकि पक्षी की खास बात ये होती है कि वो उड़ता है। लेकिन एमू जो पक्षी होता है वो तेज दौड़ सकता है मगर उड़ नहीं सकता। पाया कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो उसी तरीके से पक्षियों से संबंधित और जीव जंतुओं से संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं, चूंकि वो दुर्लभ होते हैं, उनकी कुछ खास विशेष चीजें होती हैं, इसलिए वो प्रसिद्ध होते हैं। तो वही है कि मकड़ा बंदर कलाबाजी के लिए प्रसिद्ध है। कोडोर पक्षी विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। एनोकोंडा अमेज़न क्षेत्र में पाया जाना विश्व का सबसे बड़ा विशाल अजगर है। इसके बाद ऊंट की लामा प्रजाति से भी क्वेश्चन आता है। ऊंट की लामा प्रजाति कहां पाई जाती है? तो इंडीज पर्वत श्रृंखला और साथ ही साथ कहां? इंडीज पर्वत श्रृंखला और पेंटागोनियम मरुस्थल के अंतर्गत पाई जाती है। फिर इसके बाद एक और नदी है। नदी है खास इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए है क्योंकि ब्राजील में प्रवाहित होती है, कॉफी के बागानों के अंतर्गत इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो साओ फ्रांसिस्को नदी है। कौन सी नदी है? साओ फ्रांसिस्को नदी। कौन सी नदी है ये है साओ फ्रांसिस्को रिवर, है ना। कौन सी रिवर है? साओ फ्रांसिस्को रिवर है ये। तो साओ फ्रांसिस्को रिवर पूर्वी ब्राजील, आप देख रहे होंगे, पूर्वी ब्राजील में कॉफी के उत्पादन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये अपना उत्तरी अटलांटिक महासागर में जल गिराती है। इसी पर कॉफी पोर्ट मैंने बताया था, 3 चीज बताई थी। सबसे पहले मैं बताया था ब्राजील को कॉफी का घर कहा जाता है। इसके बाद मैंने बताया था सेंटोस बंदरगाह को कॉफी पोर्ट कहा जाता है। और साओ पोलो को मैंने बताया था कॉफी का हब या कॉफी की मंडी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्षेत्र हो जाएगा और साओ फ्रांसिस्को नदी हो जाएगी। तो यहीं पर स्थित है सेंटोस बंदरगाह साओ फ्रांसिस्को नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? साओ फ्रांसिस्को नदी पर स्थित है सेंटोस बंदरगाह। और ये मैंने नदी बनाई हुई है, पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, साओ फ्रांसिस्को नदी है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के लेक्चर से हमारा जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है कंप्लीट होता है। हमने सारी चीजें एक एक करके सारी चीजें कवर कर ली। आज हमने जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सारे आज हमने तथ्य देख लिए। अब इसके आगे के लेक्चर से हम शुरू करेंगे आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप को हम शुरू करेंगे। एशिया महाद्वीप सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो विश्व का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है। साथ ही साथ हम लोग की भौगोलिक दशाओं की वजह से चूंकि जो भारत है वो एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है, तो एशिया महाद्वीप आता है। और वर्तमान में आप रूस और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, सीमा और उसका अंतर्ग्रहण को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उस विवाद को भी समझेंगे। और इजराइल का जो विवाद है वो भी है, इजराइल का फिलीपींस के साथ जो विवाद है वो भी है। तो इस तरीके से फिलिस्तीन का जो इसका विवाद है वो है। तो एशिया महाद्वीप सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ये 2 महाद्वीप आज से हमारे कंप्लीट होते हैं। एक तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दूसरा हो गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तीसरा महाद्वीप के रूप में हम देखेंगे एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप होगा, जहां की अवस्थित है भारत। तो ठीक है, आज खत्म करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और किसी तरीके की क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।